नमस्कार। आज हम अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आवर इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का आवरण। उसका शाब्दिक अर्थ है अर्थात हमारे चारों ओर जितने जैविक अजैविक घटक हैं उससे मिल करके पर्यावरण बना है। ठीक, हमारे चारों ओर के जो आवरण है जिसमें जैविक एवं अजैविक घटक दोनों आते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। आपने 9th क्लास में कुछ समझा होगा कि कानी मछली का प्राकृतिक आवास कुटुम्बसर गुफा, उसी अध्याय में आपने कई और जीवों के प्राकृतिक आवास के बारे में भी जाना होगा। किसी भी जीव के लिए आवास बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए उस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका आवास, फिर भोजन और प्रजनन। जिस आवास में वो जीव रहता है उसके लिए उसी के समान जीव होनी चाहिए जिससे वो प्रजनन कर सके और नए जीवों का विकास हो। उसके लिए उचित भोजन उपलब्ध हो, वहाँ उसका आवास हो, उसके अनुकूल वहाँ आवास होनी चाहिए, तो वो जीव आगे का विकास कर सकता है। आवास के जैविक और अजैविक घटकों से जीवों का अंतर संबंध होता है जो उनके जीवन को प्रभावित करता है। जीवों का विकास अध्ययन हमने पढ़ा कि अक्सर आवास घटकों के अंतर संबंध के जो फलस्वरूप विविध जीवों का अनुकूलन विविध प्रकार का होता है। अर्थात हर जीव अलग अलग आवास में अपने आप को अनुकूलित करते हैं, वहाँ जीवित रह पाते हैं। जैसे जलीय जीव है, मछली है, वो जल में ही जीवित रह पाएगी। उसके अनुरूप उसका शारीरिक बनावट है, उसकी विकास हुआ है। स्थलीय जीव स्थल में रह पाएंगे, जंगली जीव है स्थल का, वो जंगल में। तो इस प्रकार अलग अलग जीव अपने अपने को अनुकूलित करके अलग अलग वास में जीवित हैं और अपना विकास करते जा रहे हैं। अनुकूलित जीवों की जो आबादी बढ़ती रहती है और इनका असर अन्य जीवों की आबादी पर पड़ता है। जैसे हम एक मनुष्य हैं और एक आबादी पर हैं, हमारा एक आबादी है और अन्य जीवों को हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, जंगलों की अति कटाई, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उसका अति दोहन भी करना पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज रहता है तो दूसरे जीव उससे प्रभावित होते रहते हैं। हम इसमें देखते हैं अंतर संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ये होता क्या है कि अंतर संबंधों का अध्ययन में है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है, अंतर संबंध देखने के लिए मान लो हम अपने विद्यालय में ही यदि मैदान उपलब्ध है उस मैदान पर देखेंगे। मैदान के कुछ छोटे से ही एरिया को ले लेंगे और ले करके वहाँ देखेंगे कि वहाँ बड़े पौधे कितने हैं, वहाँ चींटियाँ हैं कि कितने चींटियाँ हैं, वो भी मान लो नोट करते जाएंगे कि हम इतने एरिया लिए हैं, उसमें एक बड़े पौधे हैं, एक मान लो उस स्थान पर पेड़ भी है, बड़ा पेड़, छोटे छोटे घास है, अन्य प्रकार के विविध प्रकार के वनस्पतियां हैं। तो उसको नोट करना है। उसमें कौन कौन से जीव उपलब्ध हैं, जैसे सूक्ष्म जीव है, चींटी है, अन्य जीव है, उसको भी नोट करना है। उस पेड़ पर आने वाले जो पक्षियां हैं उनको नोट्स करना है, किस किस प्रकार के पक्षी आते हैं, यानी वो किस प्रकार से उस पर निर्भर है, उससे उसको क्या मिलता है। ये सारे चीज को नोट करते जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये जीव एक दूसरे से संबंधित हैं। अपने जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए आपस में ये एक व्यवस्था के अनुरूप संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, पर्यावरण में छोटे बड़े सभी जीव जंतु भोजन, प्रजनन और सुरक्षा जैसी आधारभूत जो आवश्यकता है उसके लिए एक दूसरे जीव पर और निर्जीव घटकों पर अंतर संबंध रखते हैं या संबंधित रहते हैं। निर्जीव घटक में वहाँ वायु है, जल भी है, प्रकाश है, मिट्टी है, ये सब निर्जीव घटक के अंतर्गत आता है। सजीव घटक में सूक्ष्म जीव से लेकर के हरे पेड़ पौधे भी हैं और बड़े जीव हैं, पक्षी है, सारे जीव सजीव घटक है।
तो ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक, एक दूसरे के बगैर ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हर एक उस स्थान पर हर एक वस्तु उसकी जो आवश्यकता है उसका होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय है। मीनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, ये होता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो प्रकृति के घटकों के अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है। यानी जो प्राकृतिक है उसमें बहुत सारे जो घटक है जो एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर शाकाहारी जीव, उससे मांसाहारी जीव, उससे और उच्च मांसाहारी जीव, फिर जो उसको अपघटित करने वाले सूक्ष्म जीव है, अपघटक है। यानी उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, फिर उसके अपघटन करने वाले, प्रकाश से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भूमि जो भी निर्जीव घटक है उसको वहाँ से खनिज पदार्थ उपलब्ध है उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हर एक निर्जीव घटकों से भी वो संबंधित रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। तो इसको हम पारिस्थितिक तंत्र यानी प्रकृति के घटक जो वहाँ सजीव घटक हो या निर्जीव घटक हो, दोनों अंतर संबंध के कारण अपने आप एक संचालित एक व्यवस्था बन जाती है जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह कतई जरूरी नहीं कि यह व्यवस्था निरंतर एक जैसी बनी रहे। प्राकृतिक परिघटनाओं की फलस्वरूप इतने लगातार बदलाव आता रहता है कि मानवीय हस्तक्षेप से भी इसमें व्यापक परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, और इसमें लगातार बदलाव होता है और उसके व्यापक परिवर्तन आता है मानवीय हस्तक्षेप के कारण। मान लो हम पेड़ की अधिक कटाई करेंगे तो वहाँ पर रहने वाले जीव है वो तो नष्ट होंगे या दूसरे इलाके में जाएंगे, वहाँ अपने आप को असुरक्षा महसूस करेंगे, वो मर भी सकते हैं उस एरिया में, ऐसा होता है। फिर इसमें देखते हैं इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले 1935 में ए.जी. टेंसले ने किया। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले उपयोग 1935 में ए.जी. टेंसले ने किया था। इसको ध्यान में रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो टेंसले के अनुसार पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के आधार पर बनी एक व्यवस्था अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटकों के अंतर जो संबंध तथा उनमें होने वाले जो फेरबदल होते हैं कि विस्तृत अध्ययन को पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम किसी पेड़ के जो बगीचे हैं, खेत है, तालाब है, गुफा है, जंगल है आदि इलाके से कर सकते हैं। जैसे कुटुम्बसर की गुफा में कानी मछली के आवास का अध्ययन जब गुफा के समीप जैविक अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों के आधार पर किया जाएगा तो यह एक पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। ठीक है, यानी कोई भी एक एरिया में कर सकते हैं। हम तालाब में कर सकते हैं, तालाब में जल है, उस पर छोटे छोटे जीव जंतु हैं, काई है, छोटी मछली, बड़ी मछली, ऐसे एक वहाँ पारिस्थितिक तंत्र आपको दिखाई देगा, एक पारिस्थितिक तंत्र बन जाएगा। एक पेड़ में देखेंगे, पेड़ में वृक्ष है, उस पर कौन कौन से जीव रहते हैं, कौन कौन से उस पर डिपेंड है, उसके ऊपर आपस में कैसे अंतर संबंध रखते हैं, तो वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र बन जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है तो एक छोटा पारिस्थितिक तंत्र एक कोशिका है, यानी कोशिका में भी एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। कोशिका में कई सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि रहते हैं जिनका कोशिका के अंदर के वातावरण के कई जैविक घटकों के साथ अंतर संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात जल के एक बूंद में भी पारिस्थितिक तंत्र आपको दिखाई देगा। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा के पहले जीवों के जो बीच अंतः निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोलॉजी कहा गया था। यूनानी भाषा में इको का अर्थ है घर और लोगस का अर्थ है अध्ययन। वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में, याद रखना 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रकृति को एक घर की व्यवस्था के रूप में समझने के लिए किया था। ठीक है, और 1869 में उन्होंने और अधिक विस्तार से परिभाषा दी। पारिस्थितिक तंत्र पौधे और जंतुओं का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण में संबंधों का अध्ययन है। जीव वैज्ञानिकों के द्वारा इन अंतर संबंधों को समझने के लिए जो जीवों का जीवन चक्र है, उनके प्रजनन संबंधित व्यवहार, परजीविता, शत्रुओं से बचाव के लिए तरीके,
आदि से संबंधित अवलोकन और उसका अध्ययन किए जाते रहे हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र को समझाया गया, वैज्ञानिकों के द्वारा उसका अध्ययन किया गया, तो उसके परिभाषा आए। अब हम देखते हैं धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम ऑफ राइस फार्म। तो धान के खेत का जो पारिस्थितिक तंत्र है, आप देखे होंगे, गांव से पिंड रहते हैं, शहर वाले लोग भी जानते हैं कि खेत में धान उगाया जाता है। तो आप देखेंगे वहाँ धान के जो खेत है, धान की जो पौधा है उसकी संख्या बहुत अधिक है। उसके बाद वहाँ आपको चूहे दिखाई देंगे, बहुत सारे उस खेत में अन्य अन्य जीव जंतु दिखाई देंगे। तो वहाँ आपको ये देखना है कि धान के जो खेत है वो सूर्य के जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार तो कर लेते हैं, पौधे हैं तो, लेकिन उस पर कौन कौन से जीव आश्रित है, उसकी संख्या कितनी है। जैसे चूहे हैं, मान लो धान के खेत की पौधे के उदाहरण स्वरूप लेते हैं तो वो 1 लाख की संख्या में है, तो उसमें मान लो 100 चूहे हैं, और चूहे खाने वाले कौन कौन से जीव हैं वहाँ, फिर उसको खाने वाले कौन कौन से जीव हैं, तो एक श्रृंखला के साथ साथ वो एक खाद्य जाल बन जाता है। जैसे वहाँ देखेंगे धान के खेत हैं, चूहे हैं, उस खेत में आपको मेढक दिखाई देंगे, टिड्डे दिखाई देंगे, तो सांप भी दिखाई देंगे, मकड़ी भी दिखाई देगी, पक्षी भी दिखाई देंगे, उल्लक दिखाई देंगे, बाज दिखाई देंगे वहाँ उस एरिया में। तो आप देखेंगे कि धान खाने वाले चूहे हैं, खरगोश है, टिड्डे हैं, उसको खाने वाले मेढक है, अन्य छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखेंगे जैसे मकड़ी है, फिर उसको खाने वाले पक्षी है, चूहे को भी पक्षी है, ये बड़े वाले पक्षी खा सकता है, उल्लुक भी खा सकता है ठीक, मेढक को टिड्डे को खाता है, टिड्डे को सांप खाया, सांप को बाज खा लेगा, तो और खरगोश को धान को खाया तो धान को फिर खरगोश को खाने वाले वहाँ पर आपको लोमड़ी से यार दिखेंगे, तो चूहे को भी खा सकते हैं लोमड़ी से यार, मेढक को भी खा सकते हैं, पक्षी को भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार वहाँ एक आपको श्रृंखला दिखाई देगा, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखलाएं खाद्य जाल के रूप में आपको बनता दिखाई देगा। खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से ही शुरू होती है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसलिए पौधों को उत्पादक कहा जाता है, या स्वपोषी जीव है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें क्या है, उत्पादक को छोड़कर सभी जीव को उपभोक्ता या कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी खाने वाले जीव हो सकते हैं। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता उच्च उपभोक्ता होता है, उसको वो सभी जीव के मृत हो जाने के बाद उसको अपघटित करने वाले, उनके शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को भूमि में लाने वाले अपघटन करते जीव जंतु होते हैं। तो इस प्रकार से किसी धान के खेत में प्रमुख उत्पादक धान के पौधे ही हैं। कई प्रकार के जीव धान के खेत में पनपते हैं, जिनमें से कई खेत की मिट्टी में, तो कई खेत में भरे पानी में, कई धान के पौधे पर ही पनपते हैं। तो कई समय समय पर खेत में आते जाते भी रहते हैं। तो इससे एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है, और इस पारिस्थितिक तंत्र में एक श्रृंखला बनती है, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला भी आपको बनता दिखाई देगा। तो मान लो धान के पौधे की संख्या यहाँ पर 1 लाख है, उस पर 1000 चूहे हैं, उस पर 50 सांप है और 5 बाज है, एक उदाहरण स्वरूप बताया जाए तो वो एक क्या बन जाता है, खाद्य श्रृंखला के रूप में बनेगा। लेकिन अन्य अन्य जीव को, एक ही जीव को 3 प्रकार के जीव खाने वाले, फिर उसको अन्य जीव खाने वाले, तो एक जाल भी बन जाएगा यहाँ पर। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता इतनी अधिक होती है कि खाने या खाए जाने के संबंध खाद्य श्रृंखला से नहीं बल्कि खाद्य जाल से पता लगाया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में हम देखते हैं कि कुछ जीव पूर्ण रूप से पौधे पर तो कुछ अन्य जीवों पर निर्भर है, अर्थात हमें पोषक के अलग अलग स्तर पर वहाँ पर नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैव विविधता यानी जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता, विविधता, उनके आकार, प्रकार, रहन सहन, खान पान, इस सारी चीजों में भिन्नता जो होती है वो जैव विविधता होता है, ठीक है, विविध प्रकार के। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर कैसे होता है, उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।